Incredible adventures. Incredible India. Hi everyone. Be you, do you, for you. Be you, do you, and for you. Study full throttle. This is 17th of March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, if you can't do it all together, it's okay to do one step at a time. One step at a time. Remember, little by little, one travels far. Study full throttle. दिस इज प्रीलिम्स कोर्स एंटायर सिलेबस. इसमें एनवायरनमेंट इकोलॉजी अभी कंप्लीट होगा. देन वी विल स्टार्ट जनरल साइंस. देन दिस इज मिशन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स. इसकी अभी क्लासेस बहुत फ्रिक्वेंटली होने वाली है और नंबर ऑफ क्लासेस भी हम बढ़ाएंगे. मार्च अप्रैल मई आवर टारगेट इज दिस 28 ऑफ मई का एग्जाम क्वालिफाई करना. इकोनॉमिक्स में आज हम इसमें पॉवर्टी, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एटसेट्रा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. दिस इज टेस्ट सीरीज, मतलब आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज, तिकड़म्स, राइट टेम्परामेंट. सो 9 PM पे इसकी लाइव क्लास होगी. ये टेलीग्राम क्विज है. एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जॉइन. दिस इज वोकैबुलरी. लिंगर मतलब होता है दीर्घ काल तक रहना, वेट अराउंड, स्टे, रिमेन. पॉइग्नेंट मतलब मार्मिक, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट. सैक्ड का मतलब होता है बर्खास्त, टू लेट गो फ्रॉम ऑफिस, सर्विस और एम्प्लॉयमेंट. अनबॉजम मतलब प्रकट करना, डिस्क्लोज वंस थॉट्स और सीक्रेट्स. डिरेंज मीन्स उन्मत्त कर देना, कॉज समवन टू बिकम इनसेन. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं डिरेंज, अनबॉजम, सैक्ड, poignant and linger. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. Solve these two questions on daily basis. This is question number 1 and this is question number 2. Very easy questions. Do it. This is writing practice. Very important. आज morning class में हमने देखा था prepare a note on the Ramsar wetland sites of India. जितनी भी 75 sites हैं, ये किस राज्य में है, इनकी क्या स्पेशलिटी है, प्रिपेयर अ नोट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड क्वेश्चन है प्रिपेयर अ नोट ऑन द गैंगेटिक बेल्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो ये जो रिवर गंगा है और गंगा का जो एरिया है, इसमें जो राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऐसे जितने भी राज्य हैं, इन सारे राज्यों की ज्योग्राफी पे एक नोट बनाना है कि इस राज्य से इस राज्य में क्या स्पेशलिटी है, वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ का मैप ड्रॉ कर सकते हो. ऐसे करके आप पूरी ज्योग्राफी यहाँ का रेडी करो. तो इससे हमारा दिस डेकन कवर हो गया और लास्ट क्लास में, और ये है गैंगेटिक बेल्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई यील्डिंग है फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम. दिस इज डॉक्टर कल्पना चावला, एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस. फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू गो टू स्पेस, अ सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हु टुक अ फ्लाइट बियॉन्ड इमेजिनेशन. तो पॉस्ट्यूमसली अवार्ड किया गया था कांग्रेशनल स्पेस मेडल को, मेडल ऑफ ऑनर, नासा स्पेस फ्लाइट मेडल भी. तो आप हैं डॉक्टर कल्पना चावला. नेशनल वैक्सीनेशन डे है. इंडियाज वैक्सीनेशन स्टोरी है. पोलियो ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी की. इंडिया को रिसीव हुआ पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन WHO से 27 मार्च 2014. तो इस दिन को हम मनाते हैं इंडिया का वैक्सीनेशन डे. अभी एक वैक्सीनेशन और न्यूज में है. दिस इज HPV वैक्सीन. इससे कर्विकल कैंसर दूर होता है. सो इसकी ये वैक्सीनेशन है, फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीनेशन है टू प्रिवेंट दिस कर्विकल कैंसर. रिकमेंडेड बाय NTAGI है और इसका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है. नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन. नाउ सी, हम इंडिजिनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं. बिग बूस्ट टू मेक इन इंडिया. 70,500 करोड़ अप्रूव्ड है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा. इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड को इंडियन IDDM कैटेगरी में हम डिफेंस अपग्रेड कर रहे हैं. तो दिस इज बिग बूस्ट टू मेक इन इंडिया. ये है स्पैरो. तो वर्ल्ड स्पैरो डे है मार्च 20 को. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये इन्फोग्राफिक है और इस बार की थीम है आई लव स्पैरोज. कैप्चर द स्पैरो एट योर प्लेस अलॉन्ग विद GPS लोकेशन, और आप उसको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं.
तो दिस इज स्पैरो। स्पैरो एक काइंड ऑफ इंडिकेटर स्पीशीज है जो बताता है कि एनवायरनमेंट का हेल्थ क्या है। स्पैरोज अक्सर हमें अर्बन सिटीज दिल्ली वगैरह में भी काफ़ी देखने को मिलती थी। सो दिस इज नो द स्पैरो। द डे डेजिग्नेटेड है टू रेज अवेयरनेस। हाउस स्पैरो और कॉमन बर्ड्स जो अर्बन एनवायरनमेंट में मिलती है, इनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करना है। स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली 2012 में डिक्लेयर किया था। इनका लाइफ स्पैन 2 to 3 ईयर्स होता है। और आप इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप आर्टिफिशियल नेस्ट लगा सकते हैं अपने घर के बाहर। आप पुट अ पॉट ऑफ वाटर एंड स्पेयर सम ग्रेन्स, प्लांट ट्रीज एंड हेजेस एज वेल। सो दिस इज नो द स्पैरो, दिस इज नो द स्पैरो। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, फ्राइडे March 17th। COVID-19 cases rising in India. Are educated women likely to marry later? Again, ये अभी एक डिबेट चल रहा है। Poverty is the key reason for early marriage. क्रेडिट का है, embattled Swiss lender gets this much billion in support. अक्सर यूरोपियन बैंक्स और इवन यूएस के भी जो बैंक्स हैं अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। देन जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कराने की बात है। इलेक्शन कमीशन से ऐसा अर्ज किया गया है। तो जो भी डेट होता है चुनाव का, वो होता है अनाउंसमेंट बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कैसे करवाना है, कब करवाना है, डेट अनाउंसमेंट्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर है। देन दिस इज सेकंड पेज। Are you being sexually harassed and living in fear? See, not anymore, not anymore. Never tolerate this. Are you being sexually harassed and living in fear? Not anymore. Let's stop this crime together. अकेले नहीं है आप। दिल्ली पुलिस आपके साथ हमेशा आपकी हेल्प के लिए है। नॉट ओनली दिल्ली पुलिस, हर राज्य की पुलिस आपके लिए यहाँ पर हेल्प के लिए है, तैयार है। सो द पॉइंट इज नॉट एनीमोर, लेट्स स्टॉप दिस क्राइम टुगेदर। सी अगेन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। स्ट्रे डॉग्स टर्न दिस। See, so caught between activists asking for big picture perspective that includes an effective animal birth control program, municipalities that have little will to deal with the health and safety problem. देखिए, ये एक जो समस्या है, we all love animals. There is no doubt about that कि we all love animals. हम वाइल्ड एनिमल्स को भी हमको केयर करना ज़रूरी है, एथिक्स रिक्वायर्ड। सिमिलरली जो अर्बन में भी अर्बन एनिमल्स हैं, अक्सर हमें कैटल्स मिल जाते हैं या फिर ये स्ट्रे डॉग्स हो जाते हैं। तो द पॉइंट इज़, डॉग्स हमारे फ्रेंड हैं और इनका केयर करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये जो केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फोटो ऑप नहीं होना चाहिए, फोटो ऑप नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में वी नीड टू हेल्प। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है आप कहीं जा रहे हैं वाइल्ड एरिया में और वहाँ पे आप मंकीज़ को या दूसरे वाइल्ड एनिमल्स को फीड कर रहे हैं, डू यू नो दैट दिस इज़ अ क्राइम? दिस इज़ अ क्राइम। हम मंकीज़ को या फिर वाइल्ड एनिमल्स को ऐसे फीड करते हैं, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उनका बहुत नुकसान कर रहे हो। वो वाइल्ड एनिमल नेक्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग से जो उसको डरना चाहिए वो डरेगा नहीं। और फिर जो एनिमल्स हैं, इनमें बैगिंग की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। सो यू आर नॉट हेल्पिंग देम। द रियल थिंग इज, इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी यही बोलता है, रूल्स भी यही बोलते हैं कि फीडिंग वाइल्ड एनिमल इज अ क्राइम, फीडिंग वाइल्ड एनिमल इज अ क्राइम। सिमिलरली जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स का हेल्प करना है, केयर करना है, बट इट शुड नॉट बी एन ओकेजनली वन टाइम जॉब। इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, अगर आप एक्चुअली में हेल्प कर रहे हैं तो उनको वैक्सीनेशन दिलवाइए, प्रॉपर वैक्सीनेशन दिलवाइए। अगर हम एक्चुअली में हेल्प कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराइए, फूड एंड शेल्टर की व्यवस्था करिए। बिकॉज एट टाइम्स उन्हें फूड एंड शेल्टर नहीं मिलता है तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी responsible job. Food and shelter everyday basis में you have to provide, otherwise they become very aggressive and they start attacking on say residents, और अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनका टारगेट बनता है। तो this is also one thing. Plus द पॉइंट इज, ये जो हेल्प एंड केयर होता है ये ट्रू सेंस में होना चाहिए। तो अभी ये डिबेट चल रहा है, कुछ ऐसे केसेस देखने को आए कि एक तरफ एक्टिविस्ट हैं और दूसरी तरफ सोसाइटी में जेन्युइन प्रॉब्लम है। कई बार हम अपने पेट डॉग्स रखते हैं। पेट डॉग्स रखना इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, पेट डॉग रखना ठीक है। बट द पॉइंट इज़, अगर आपने पेट को घुमाने ले गए और वो पूरा रोड में, पब्लिक एरिया में अगर वहाँ पर उसको डर्टी कर रहा है, तो क्या ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने साथ एक पॉली बैग रखो and you have to clean it? No. अगर आपका जो पेट डॉग है वो लिफ्ट में और अगर जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर अगर उसने किसी को बाइट कर लिया, तो द पॉइंट इज, फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसका सारा मेडिकल ट्रीटमेंट कराना,
और प्लस जो उसको कॉम्पनसेट भी करना। तो पॉइंट इज कि इससे एसोसिएटेड जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको भी निभाना चाहिए। सो द पॉइंट इज अभी ये जो स्ट्रे डॉग का है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आउटसाइड जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट केसेस आए हैं यहाँ पे। लार्जर डिबेट अराउंड स्ट्रेज एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न बिकॉज ये जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स इन द सेंस एनिमल्स होते हैं, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये डिफरेंटली डिजाइंड है देन एनिमल्स और अक्सर बहुत सारी जूनोटिक डिसीजेस भी होती है। जैसे डॉग बाइट में अगर डॉग को वैक्सीनेशन नहीं है, डॉग बाइट से रेबीज होता है और रेबीज का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। सो द पॉइंट इज ये जो लार्जर डिबेट है ये मोमेंटम हो रहा है बिकॉज ऐसे बहुत अनफॉर्चुनेट केसेस देखने को मिले। ग्रुप्स ऑफ पीपल टुक अप अपोजिट हॉस्टाइल पोजीशन रिफ्लेक्टिव ऑफ द वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। One citizens wanted to cull stray dogs and acts of cruelty being played out. तो the point is, yes, अगर animals पे cruelty हो रहा है तो वो भी गलत है, but the point is कि अगर animals और stray dogs के थ्रू अगर life loss हो रहा है, किसी बच्चे का life loss हो रहा है तो ये भी गलत है। So the point is, एनिमल राइट एक्टिविस्ट और यहाँ पर बात है सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम बर्थ कंट्रोल मेजर्स करें और प्रॉपर केयर हो, एक्चुअल मायने में केयर हो स्ट्रीट डॉग्स का। इट शुड नॉट बी अ वन ऑफ थिंग। ओके, सो द पॉइंट इज ये अभी डिबेट चल रहा है, लेट अस सी इस पे क्या डिसीजंस आते हैं। बिकॉज अगेन अगर इस तरीके से बच्चों का लाइफ लॉस हो रहा है तो वी कैन नॉट डिफेंड इट। स्ट्रे डॉग्स का सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। देन दिस इज द सूफिज्म। यहाँ पर बात है टेस्टिंग टाइम। फरवरी का शार्प फॉरेन ट्रेड ड्रॉप हुआ है। देखो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज इससे फॉरेन करेंसी अर्न होता है। एक्सपोर्ट डिप हुआ है। एक्सपोर्ट डिप होने के दो रीज़न हो सकते हैं, या तो हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कॉम्पिटिटिव नहीं है, या फिर दूसरा कि हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है बट मार्केट में डिमांड ही नहीं है। द ट्रुथ इज आज जो चल रहा है वो ये है कि यूरोप यूएसए में डिमांड नहीं है। तो फरवरी का शार्प फॉरेन ट्रेड ड्रॉप हुआ है और इसके लिए एक नुएंस्ड पॉलिसी अटेंशन की ज़रूरत है, फाइन पॉलिसी की ज़रूरत है। तो ये कोलैप्स हुआ है इंजीनियरिंग, ऑयल, शिपमेंट, गुड्स, इन सब में, और एक्सपोर्ट भी फॉल हुआ है। रिजिलियंट इकोनॉमिक डेटा बता रहा है यहाँ पर कि हमें जो बेसिक्स है रिफॉर्म्स की यहाँ पर ज़रूरत है। अब्रॉड भी अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस भी ड्रॉप हुआ है, रेसेशनरी टेंडेंसीज हैं, लगातार जो डिमांड है वो कम हो रही है, इंटरनेशनल डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड, सी केवल जो सिल्वर लाइनिंग है वो डोमेस्टिक डिमांड है। वी आर अ ह्यूज कंट्री, पॉपुलेशन ह्यूज है, वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, और ये जो पॉपुलेशन है वो हमारी डिमांड को सस्टेन कर पाती है। डिमांड आती है और ये जो डोमेस्टिक डिमांड है ये ही एक कुशन का काम कर रही है। सो इसने इंसुलेट किया है इकोनॉमी को फ्रॉम ग्लोबल शॉक, डोमेस्टिक डिमांड ने। कुछ और प्राइसेस जैसे हुआ है, फैक्टर्स है, जैसे एडिबल ऑयल का प्राइस जूम हुआ आफ्टर यूक्रेन वॉर जो यूक्रेन है इसके भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। और द पॉइंट इज गवर्नमेंट इंपोर्ट को भी कर्ब करने की कोशिश कर रही है बिकॉज वी ऑल ट्राई कि इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हमें साइमल्टेनियसली वर्क करना चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बेटर करें, सप्लाई चेन लिंकेजेस को बेटर करें, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ मेडिसिन हैं, हम ड्रग्स के भी बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं मेडिसिन का, बट अब इसमें कुछ ऐसे कफ सिरप से रिलेटेड चैलेंजेस आए तो ये भी हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो द पॉइंट इज द लॉन्ग डिदर्ड रीजिग ऑफ 2015-20 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी ये भी ड्यू है, और ये एक बहुत नुएंस्ड पॉलिसी होना चाहिए फॉरेन ट्रेड का। दिस इज डेंजरस मूव। तो अभी रिसेंटली ब्लैक सी में एक अमेरिकन ड्रोन था MQ-9 रीपर, और वो यहाँ पर रशिया ने बोला वायलेट कर रहा है ट्रीटी एंड एयर स्पेस को। तो रशिया ने अपने प्लेन्स Su-27S को वहाँ पे स्क्रैम्बल किया और इस रीपर ड्रोन का वहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी ये क्लियर नहीं है डिस्ट्रॉय किया, कुछ ऐसे वीडियोस आए हैं अभी जो यूएस ने रिलीज किया है कि यहाँ पर फ्यूल डिस्चार्ज किया था और उसके कारण दिस जो MQ-9 रीपर है ये ब्लाइंड हो गया और उसके बाद ये इट फेल डाउन। लेट अस सी। सो अगेन द पॉइंट इज कि अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है दिस रशिया एंड दिस यूएसए का, तो इसके बड़े कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स हो सकते हैं। ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ल्ड वॉर 3 को इन्विटेशन होगा। सो द पॉइंट इज दिस इज अगेन अ वेरी सेंसिटिव मैटर और सिचुएशन अभी डिफिकल्ट है। तो यूएस ऑलरेडी 30 बिलियन मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन के साथ काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर चल रहा है यूएस का विद रशिया, यूएस वर्सेस रशिया, और बैटल ग्राउंड है यूक्रेन।
अगर हम यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा है। अगर हम केयरफुली चीज़ों को देखें तो वर्ल्ड वॉर वन में क्या था, वर्ल्ड वॉर वन में जो फाइट था वो था जर्मनी और एक तरफ था फ्रांस एंड दिस इंग्लैंड एट्सेट्रा। यूएसए ने डायरेक्टली इसमें फाइट नहीं किया था, यूएसए ने सप्लाईज बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया था, सप्लाईज, और इससे यूएस की इकोनॉमी को बहुत हेल्प मिला था 19 दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1910s में 15 to 19। फिर जब फिर एक इवेंट होता है और फिर यूएसए बोलता है कि वो कंपेल्ड है टू एंटर दिस वर्ल्ड वॉर, और फिर यूएसए डायरेक्ट एंट्री करता है वर्ल्ड वॉर वन में। वर्ल्ड वॉर टू होता है अगेन जर्मनी यूरोप में एंड दिस फ्रांस एटसेट्रा, इनके बीच में वॉर चलता रहता है। यूएसए यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं रहता है, यूएसए यहाँ पे सप्लाईज प्रोवाइड करता है, ऑल टाइप ऑफ सप्लाईज एंड रिसोर्सेज। तो एड्स प्रोवाइड करता है। ये 19 से 39 to 45 का टाइम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर इसके बाद पर्ल हार्बर होता है और यूएसए फिर यहाँ इस वॉर में एंटर करता है। सो दिस इज द थिंग। So the point is, if the US and Russia address this problem and find some stability between themselves, it would help them bring the war in Ukraine to end. Because those who know war never ask for it. So the colonial past is still relevant. ये शशि थरूर साहब का आर्टिकल है। बेसिकली इसमें बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ कॉलोनियल रूल के बारे में पॉइंट्स लिखे हैं कि इंडिया में भी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसका कॉलोनियल लेगेसी इज द रीज़न। जैसे हमारा बॉर्डर इश्यूज़, जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर था, ये जो बॉर्डर बनाया था बॉर्डर कमीशन ने, रेड क्लिफ एंड ऑल, द पॉइंट इज ये बहुत हैपहैजार्ड वे में हुआ था और इसलिए बॉर्डर इश्यूज यहाँ पर अभी तक बने। सिमिलर इज द केस विद मैकमहन लाइन, सिमिलर इज द केस जो इंडिया में डिफिकल्टीज है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एट्सेट्रा। सो ये कॉलोनियल पास्ट हमें बड़ा कॉस्टली प्रूव हुआ है। सेम कॉलोनियल पास्ट अगर ब्रिटिश पॉलिसीज देखें तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका का मैप देखो, वहाँ पे सारी लाइन स्ट्रेट है। ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बट ये लाइन सारी स्ट्रेट है अफ्रीका की। वाई? बिकॉज ये लाइंस कभी भी ऑन ग्राउंड नहीं हुई है, ये केवल पेपर में उन्होंने अफ्रीका को ऐसे डिवाइड करके बांट दिया। एक्चुअल ग्राउंड में पॉपुलेशन ओवरलैप हो रहा है, कुछ कम्युनिटी इधर हो गई, कुछ कम्युनिटी इधर हो गई। तो ये जो रिड्रॉवल ऑफ लैंड्स, रिड्रॉवल ऑफ बाउंड्रीज हुआ था, इसमें ये ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा ब्लॉट है उनके एडमिनिस्ट्रेशन का। द colonial past टेस्टेड बट टायर्ड, दिस फोर्स कुड बी इन डिस्ट्रेस। यहाँ पे हम केयरफुली पढ़ते हैं अबाउट दिस CAPF। इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे आर्टिकल में जो प्राइमरली लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि CRPF का हम बहुत यूज़ करते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अक्सर हम कई जगह डायरेक्ट मिलिट्री नहीं डिप्लॉय कर सकते तो हम वहाँ पे CRPF को भेज देते हैं। तो CRPF इज अगेन आर्म्ड फोर्स, बट इट इज़ नॉट लाइक मिलिट्री, प्रॉपर मिलिट्री। सो द पॉइंट इज CRPF को अगर प्रॉपर आर्म्ड फोर्सेज और डिफिकल्ट सिचुएशंस में डिप्लॉय कर रहे हो, जैसे नेक्सल एरिया में किया, या फिर वहाँ पे राइट्स हो रहे हैं, या फिर अदर स्टेबिलिटी, इवन बॉर्डर एरियाज में भी डिप्लॉय कर रहे हैं, तो CRPF को अकॉर्डिंगली उतने टूल्स भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। टूल्स, ट्रेनिंग, रिसोर्सेज, वेपन्स एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी है। तो जैसे अभी पुलवामा में जो अटैक हुआ था, सो द पॉइंट इज कि जो CRPF है, इट इज़ लाइक डूइंग अ लॉट, और इसको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि CRPF बहुत वर्सेटाइल है, फ्लेक्सिबल ऑपरेशनल प्रोसीजर होता है इनका, और बहुत अच्छे से डिप्लॉयमेंट होता है। सो नीड फॉर पैरिटी इज़ रिक्वायर्ड, कि क्यों ना हमें आर्म फोर्सेस लाइक एक इनका स्टेटस जो है, जैसे CAPF में स्पेशली CRPF है, इसको फौज के बराबर के लेवल की, प्रॉपर मिलिट्री के बराबर की लेवल की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, सर्विस फैसिलिटीज़ और अदर जो फीचर्स हैं वो प्रोवाइड करें। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। हम यहाँ प्राइमरली जानते हैं CAPF के बारे में। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है एंड ये एक फेडरल एजेंसी इंडिया की है। इंडिया में ऑपरेशन इसका ज्यूरिसडिक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। फेडरल लॉ एनफोर्समेंट के लिए CAPF काम होती है। यूनियन होम मिनिस्टर इसके चीफ होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये सारी एजेंसीज हैं, असम राइफल, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG एंड SSB, ये सब आता है आपका CAPF में। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एक कलेक्टिव नेम है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस का। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। ये टेक्निकली एक पैरामिलिट्री फोर्स है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, और इंटरनल सिक्योरिटी में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड है। एक है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, ये जो हमारी बॉर्डर है वो पीस टाइम पे बॉर्डर को गार्ड करती है। तो हमेशा फौज नहीं होती, मिलिट्री नहीं होती, वहाँ पे आर्मी नहीं होती, यहाँ पर BSF गार्ड करती है। फॉर एग्जांपल असम राइफल्स है, BSF है,
इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है। आप बताओ ये किस जगह पे गार्ड करती है? असम किस बॉर्डर को करती है, बीएसएफ किस बॉर्डर को करती है और आईटीबीपी किस बॉर्डर को करती है? फिर एक होती है सशस्त्र सीमा बल, इसमें ये भी है, सशस्त्र सीमा बल भी है, ये किस जगह गार्ड करती है? आंसर। फिर एक इंटरनल सिक्योरिटी में होता है, सीआईएसएफ कहाँ है, सीआरपीएफ कहाँ है और स्पेशल टास्क फोर्स एक एनएसजीबी है। सो दीज ऑल आर सीएपीएफ के अंदर डिफरेंट बॉडीज। इनको क्विकली वन बाय वन हम गो थ्रू भी कर लेते हैं। तो दिस इज असम राइफल। असम राइफल जो है ये सेंट्रल पुलिस है, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली नॉर्थ इंडिया में वर्क करती है। ये इंडो म्यांमार बॉर्डर 1643 किलोमीटर को गार्ड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इट्स ऑपरेशनल कंट्रोल इज मेंटेन्ड बाय द इंडियन आर्मी और ये सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। फिर आता है बीएसएफ। बीएसएफ इंडो पाकिस्तान इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे है और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी गार्ड करती है। बीएसएफ का एक्टिव रोल भी रहा है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर और इसकी बैटालियन है, एनडीआरएफ में भी बीएसएफ के जवान जाते हैं। ये लार्जेस्ट डेडिकेटेड फोर्स है, गार्डिंग फोर्स इन द वर्ल्ड। तो दिस इज बीएसएफ, जैसे ये जो यूनिफॉर्म है दिस इज बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ अक्सर हम दिल्ली में देखते हैं मेट्रो में। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, ये बहुत सारे पीएसयूज को प्रोटेक्शन देती है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेजर एयरपोर्ट्स, इलेक्शन के टाइम पे इंटरनल सिक्योरिटी, वीवीआईपीज, इन सब के लिए होता है सीआईएसएफ। अब ये सीआरपीएफ है, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये बहुत वर्सेटाइल है। इसमें रैपिड एक्शन फोर्स होता है, जहां भी रायट्स हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हम सीआरपीएफ को भेजते हैं, आरएएफ को। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है कोबरा, ये नेक्सलिज्म से फाइट करने के लिए बटालियन है। आईटीबीपी जो है ये इंडो चाइना बॉर्डर है, काराकोरम पास लद्दाख और दीफू पास अरुणाचल प्रदेश तक। इसमें भी स्पेशलाइजेशन है माउंटेन वॉरफेयर का और ये माउंटेनियस एरिया में बेटर ड्यूटी कर पाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये ब्लैक कैट्स होते हैं, काउंटर टेररिज्म के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के थ्रू बने हैं, इसमें सीएपीएफ और इंडियन आर्मी के जवान जाते हैं। सशस्त्र सीमा बल है, ये आर्म्ड बॉर्डर फोर्स है, ये इंडो नेपाल और इंडो भूटान को गार्ड करती है। सो ये हैं हमारे सीएपीएफ के वेरियस पिलर्स, एसएसबी, इंडियन सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड बीएसएफ एंड असम राइफल्स। ओके, अब जो नेक्स्ट है आर्टिकल वो है आर एजुकेटेड विमेन लाइकली टू मैरी लेटर। सी, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैरिज कैन वेट, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So give priority to education, give priority to education. That is why गवर्नमेंट ने अभी ये लॉ भी लाया है, 21 ईयर से पहले नो मैरिज, 21 ईयर मिनिमम एज कर दिया है फॉर इवन विमेन और बॉयज मैन का भी 21 ईयर है, 21, बिफोर 21 नो मैरिज। आर एजुकेटेड विमेन लाइकली टू मैरी लेटर। एजुकेशन इज important, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो important, स्टडी फुल थ्रॉटल। मैरिज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट इट शुड नॉट बी लाइक कि जिस तरीके से हमारे यहाँ डिफिकल्टीज आया था लॉकडाउन के टाइम पे भी हमने डिफिकल्टीज देखा, अर्ली चाइल्ड मैरिज एटसेट्रा, विच इज नॉट राइट। तो एनएफएचएस का डेटा भी है कि मैरिज जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम पे इट इज रिक्वायर्ड। अर्ली मैरिज से ना तो लाइक बॉडी इज फुली डेवलप्ड, ना इमोशनली, फिजिकली, सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम अर्ली मैरिजेस को स्टॉप करें, चाइल्डहुड मैरिज को स्टॉप करें। देन दिस इज अ मिड एयर एनकाउंटर। तो सी ऐसा कुछ केस हुआ है और यहाँ से ऐसे फ्यूल डिस्चार्ज किया था दिस रशिया के सू दिस 27S ने। तो अगेन ये एक और अच्छा डिबेट बन रहा है, एक तरफ ड्रोन है और एक तरफ एक्चुअल ह्यूमन बीइंग है, बिकॉज सू 27 को तो एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग फाइटर चला रहा था, ड्रोन वॉज ऑपरेटेड बाय मशीन्स और सू 27 ने यहाँ पे फ्यूल डिस्चार्ज कर दिया और इस ड्रोन्स के जितने भी सेंसर्स थे, जितने भी ड्रोन्स पे कैमराज एटसेट्रा थे वो ब्लाइंड हो गए और ये लॉस्ट ट्रैक और फिर ये लॉस्ट हो गया, ड्रोन लॉस्ट हो गया। सो अगेन दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि क्या ड्रोन्स जो हैं, जो एआई है, क्या ये ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर देगा, दिस एंड दैट। ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। देन दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। एनजीओज, इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट बढ़ा है, सीएपीएफ। सी द वर्क कंडीशन इज नॉट दैट गुड, सो वी नीड टू चेक दिस। देन दिस इज गवर्नमेंट जॉब्स में भी ये जितना अच्छा बाहर से दिखता है उतना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी रहता है। दिस इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब एट टाइम्स। द ऑल पावरफुल श्रीलंकन प्रेसिडेंसी एंड द रोल ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, नो योर इंग्लिश।
विद रेफरेंस टू माई कॉमेंट ऑन अंपायर और रेफरी। सी ये दोनों वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है, फुटबॉल में हम रेफरी बोल देते हैं। द पॉइंट इज इट इज़ लाइक कि समबडी जो रूल्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा रहा है। इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज। सेवरल रीडर्स वुड लाइक टू नो वेदर ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन इज़ यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। द वर्ड स्टेशन मिलिट्री ओरिजिन का है, मतलब आप कहीं बाहर गए तो आउट ऑफ स्टेशन बोलते हैं, आउट ऑफ स्टेशन। इन स्टेशन मतलब आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, ओके। और इसका मतलब है वो राइट की जगह रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। अक्सर हम प्रिपरेशन बड़ी जोर शोर से स्टार्ट करते हैं, बहुत एम्बिशियस भी रहते हैं, अच्छी बात है, और बहुत ओवर्ट एंथुजियास्टिक भी होते हैं, अच्छी बात है। बट द पॉइंट इज हमें कंसिस्टेंस भी रहना चाहिए। और एनी डे डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 दिन का होता है, डिसिप्लिन एवरी डे मीन्स एवरी डे का होता है। तो और मतलब क्या होता है, आप रॉन्ग चले गए हैं। ही हेल्प द स्पून और टू गो, और मतलब टू गो रॉन्ग, टू गो रॉन्ग, ओके, यस। देन इसके बाद है कि हम किस तरीके से बोलेंगे, ही कंप्लीटेड एन 1 ईयर डिप्लोमा या ही कंप्लीटेड 1 ईयर डिप्लोमा। नीदर इज करेक्ट। ही कंप्लीटेड अ 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इज कंप्लीट। ही कंप्लीटेड अ 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इज करेक्ट। This is Jamboree, Gala affair, blowout. Local food Jamboree is being hosted by this organization. डिफेंस एक्विजिशन ने 70,500 करोड़ का क्लियर किया है। कंफर्मेशन, अब सी हु ही इज एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी यूएस एम्बेसडर है, बहुत टाइम बाद, बिकॉज बाइडन तो काफ़ी पहले आ गए थे, बट अब जाके यहाँ पर जब हाफ ऑलमोस्ट टर्म ओवर हो गया है, अब जाके यहाँ पे एरिक गारसेटी को इंडिया का एम्बेसडर बनाया है। तो लेट अस सी। Then Assam students, and this is High Court, reappointment of वाइस चांसलर्स। इंडिया में 700 कोविड के केसेस आए हैं। NIO2 सेटअप ग्रीन सेल्फ पावर डीसैलिनाइजेशन प्लांट इन लक्षद्वीप। दिस इज रियली गुड। तो ये डीसैलिनाइजेशन प्लांट है, लक्षद्वीप में बनाने की बात है। समुद्री एरिया में पानी जो आइलैंड्स में होता है अक्सर कम रहता है, पानी रहता है बट ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है, पोर्टेबल वाटर नहीं होता। तो लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्लांट लगा रहे हैं। चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने इसके बारे में बताया। तो ये इतने लीटर्स पानी देगा। डिफरेंस इन टेम्परेचर जो होता है 15 डिग्री का ओशन वाटर का सरफेस और डेप्थ ऑफ 600 फीट में, इस चीज़ को वो एक्सप्लॉइट करता है। कोल्ड, ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऐसे वर्क करती है कि हमने पढ़ा था ना, ओशियोनोलॉजी पढ़ा था दिस ज्योग्राफी में, कि सरफेस पे अलग टेम्परेचर है, बॉटम ऑफ जो ओशन है डेप्थ पे अलग टेम्परेचर है। तो 600 फीट डेप्थ और 15 डिग्री सेंटीग्रेड सरफेस में, इस डिफरेंस को ये यूज़ कर रहा है। तो दिस कोल्ड वाटर कंडेंसेस वाटर एट द सरफेस विच इज़ वार्मर बट हुज प्रेशर हैज़ बीन लोवर्ड यूजिंग वैक्यूम पंप्स। तो इससे डीप्रेशराइज्ड वाटर होता है, वाटर एवापोरेट भी हो सकता है एम्बिएंट टेम्परेचर पे, और फिर ये जो वाटर है उसको फ्री ऑफ सॉल्ट होगा, सॉल्ट पीछे रह जाएगा और वाटर जो एवापोरेटेड है वो प्योर रहेगा, और उसको आप वापस फिर यहाँ पे वापस उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो फ्री ऑफ सॉल्ट एंड कंटेमिनेंट हमें यहाँ पे वाटर वेपर के थ्रू ये वाटर मिल जाएगा। तो इससे हमने डीसैलिनेशन कर दिया। ओके, तो ये डीसैलिनेशन का प्रोसेस है। NIO2 एक इंस्टीट्यूट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करता है, NIOT। तो इससे हम ओशन वाटर से अगर ड्रिंकिंग वाटर हम प्राप्त कर लें तो इससे वाटर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज का। तो फॉर सच प्लांट्स टू वर्क वी नीड अ लार्ज ग्रेडियंट टेम्परेचर डिफरेंस ओशन सरफेस में और बॉटम में, और लक्षद्वीप में ये अचीव इजीली हो रहा है। तो लक्षद्वीप में हम सच टाइप ऑफ प्लांट लगा रहे हैं। तो इसका नाम क्या है, डीसैलिनेशन प्लांट है, जो 1 लाख लीटर ऑफ वाटर एवरीडे प्रोवाइड कर पाएगा, और ये पावर्ड बाय डीजल जनरेटर भी है। तो डिजास्टर के टाइम पे भी दिस कुड बी अ रियली यूजफुल थिंग। UK bans TikTok on government phones over security grounds. See, again, government employees हैं आप, तो you are not supposed to be very active on social media. You are not supposed to like overtly sharing all the details. जैसे इंडिया में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आधा ऑफिस हमारा व्हाट्सएप पे चल रहा है। व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप तो एक प्राइवेट कंपनी है, हम सारी क्लासिफाइड सिक्योरिटी रिलेटेड सारी जो कॉन्वर्जेशन है, इंटरेक्शन है, वो व्हाट्सएप से कर रहे हैं। तो ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। आइडियल केस में यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। ये जो NIC की जो ऑफिशियल मेल होता है, आपको इसके थ्रू सारे कम्युनिकेशन करने चाहिए। और अब जिस तरीके से कल्चर भी हो रहा है, तो द पॉइंट इज, ये जैसे एप्लीकेशंस हैं, दीज एप्लीकेशंस इंडिया के नहीं है, ये से किसी चाइनीज फर्म के हैं, और इस एप्लीकेशन को आपके बारे में सब पता है, ऑल द थिंग्स ये आपकी रिकॉर्ड कर रहा है। बहुत सारी इसमें सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी आ सकती है जो कंट्री के अगेंस्ट भी
हमें हमारी जा सकती है। सो दैट इज़ वाई ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इट इज़ लाइक कि गवर्नमेंट फ़ोन्स में आप टिकटॉक वगैरह सिक्योरिटी ग्राउंड्स के अंदर नहीं चला सकते। इसराइल स्टेप अप प्रोटेस्ट है। देन चाइना, पोलैंड नेटो मेंबर मिग 29 दे रहा है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइना में भी अब ये कल्चर होता है कि चाइनीज़ जो भी टेक कंपनीज है, अगर वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी उसको प्रेशराइज करेगी तो उनको एक लॉ के थ्रू सारा डेटा वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड इमेजिन ये जो फ़ोन्स हैं एंड जो एप्लीकेशंस हैं इनका कितना सारा डेटा कलेक्शन हो रहा है। तो क्या इससे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है? Macron's government rams through pension reform. US releases this video. Collision of drones and overcoming a century of difficult ties. Japan and South Korea अभी normalcy की बात कर रहे हैं. ECB backs big rate increases despite this chaos. Credit and Sensex. अब देखो US में banks कोलैप्स हो रहे हैं, बैंक्स फेलियर हो रहा है। यूके यूरोप में भी बहुत डिफिकल्टी हो रहा है। रिलेटिवली जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोसिस्टम है, इसने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। सो नीड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो दैट इज़ वाई अक्सर हमारे यहाँ स्टेटमेंट्स भी आते हैं कि लाइक जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है ये यूएस लेड है, यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड लेड है। यही पॉलिसीज़ बनाते हैं, डायरेक्शन करते हैं और सबको सर्टिफिकेट देते हैं कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। बट द पॉइंट इज़ कि जो यूरोप और यूएस में भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड इरेगुलरिटीज़ है, तो देयर शुड बी सम यूनिफॉर्मिटी। देन जी एंटरटेनमेंट है। और सी दिस इज अगेन वन बिग न्यूज, TCS CEO गोपीनाथ टू क्विट September 15 दिस। ओके, सो गवर्नमेंट नेम्स मोहंती जी एज चेयरपर्सन ऑफ PFRDA। साउथ इंडियन रिटेल ज्वेलरी मार्केट अंडर एक्सप्लोर्ड है। और ये हो गया स्पोर्ट्स। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। अभी हम क्विकली देखते हैं आंसर राइटिंग। सो ये आंसर राइटिंग था। आंसर राइटिंग अभी ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स आ गया तो लिखना बंद कर देंगे। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। हो सकता है जो आज आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में पूछा जाए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ज्योग्राफी ऑफ गल्फ कंट्रीज में आप इसको बनाओ, नोट बनाओ कि गल्फ कंट्रीज कहाँ पर है, गल्फ कंट्रीज की ज्योग्राफी में क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, उसका फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल एटसेट्रा, टू इट। तो जैसे प्रियंका ने बनाया है। अब देखो पहले गल्फ कंट्रीज में कौन कौन से नेशंस हैं, दिस इज सो नाइस। और इसके बाद यहाँ पे सारी गल्फ कंट्रीज का मैप भी ड्रॉ कर दिया। इससे अक्सर मैपिंग आ जाता है कि जैसे बहरीन है वो आइलैंड है या फिर पेनिनसुला है, लाइक दैट। कतार है वो आइलैंड है या पेनिनसुला है, लाइक दैट। तो सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, कतर, UAE, बहरीन, ये सारे कंट्रीज हो गए और ये चैलेंजेस हो गए। फिर है नंदिनी। नंदिनी ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, दिस इज द मैप। ये है पूरा गल्फ कंट्रीज का मैप। अक्सर ये भी आया था जैसे ओपेक है, गल्फ जो काउंसिल है उसमें ईरान उसका मेंबर है या नहीं, ऐसे सवाल भी आए। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, तो ये गल्फ कॉपरेशन है, दिस इज गल्फ कॉपरेशन। इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में बताया, ओमान, वेरी नाइस, ये सारी कंट्रीज। तो देखो ये रॉकेट साइंस नहीं होता है, डिफिकल्ट चीज़ होता है उसको पार्टिसिपेट करना। हम जब आंसर लिखते हैं हमें खुद समझ में आ जाता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो इस ऑटो पे सेट होना ज़रूरी है और इसको डे बाय डे इम्प्रूव करिए। दिस इज एज सिंपल एज दैट। किसी भी टाइप की फैंसी चीज़ नहीं होती है, वो 5-10% से ज़्यादा नहीं है। असल चीज़ यही है कि आपने कितना वहाँ पे एफर्ट करके लिखा। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क। हजिंदर आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हो, इसको कंटिन्यू करना है। ज्योग्राफी ऑफ, देखो कितना बढ़िया हैंड राइटिंग है, सिस्टमैटिक। गल्फ कैसे फॉर्म हुआ, ज्योग्राफी और बे भी बता दिया आपने, दिस इज गुड। फिर गल्फ कंट्रीज हैं और ये इंपॉर्टेंस है, इसको थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं। ओके, so this is 14th of March 2023. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.